नमस्कार, आपका अभिनंदन। मैं हूँ सुधांशु रंजन। तथ्यतः के पिछले अंक में हमने राज्यसभा के लिए जो हाल में चुनाव हुए और उसमें जो क्रॉस वोटिंग हुई उसकी चर्चा की थी और उस संदर्भ में राज्यसभा के गठन और अन्य कानूनी प्रावधानों पर विचार किया। लेकिन बहुत सारे पक्ष जो थे उनको उसमें शुमार करना संभव नहीं हो पाया, इसलिए आज हम राज्यसभा की भूमिका और प्रासंगिकता पे विचार करेंगे। पूरी दुनिया में सदियों से ये बहस हो रही है कि संसद में 2 सदन क्यों होने चाहिए, क्या एक सदन से काम नहीं चलेगा। और फ्रांस में तो ये कहा जाता था कि अगर उच्च सदन निचले सदन से सहमत होता है तो इसकी ज़रूरत क्या है, इट इज़ रिडंडेंट। और अगर असहमत होता है तो ये शरारत है, मिस्चीफ है, क्योंकि निचला सदन जो सीधा जनता द्वारा चुना जाता है उसके निर्णय पर वीटो करने का काम अगर करता है उच्च सदन तो ये शरारत है। तो इस तरह से बहस हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में 2 सदनों को लेकर होती रही है कि लोअर हाउस और अपर हाउस, ये इसकी क्या ज़रूरत है कि 2 सदन हो। आपको पता है कि ब्रिटेन में भी है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का चरित्र जो है बहुत लोकतांत्रिक नहीं है और वो जो है लॉर्ड हैं वो पूरी ज़िंदगी सदस्य रहते हैं। और कई बार सम्राट ने हाउस ऑफ कॉमन्स से जब टक्कर हुई है तो पीयर्स को उन्होंने बढ़ाया है हाउस ऑफ कॉमन्स पर नियंत्रण करने के लिए। जब अमेरिका में संविधान बनाया जा रहा था तो वहाँ भी ये सवाल उठा कि वहाँ जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो निचला सदन है तो फिर सीनेट बनाने की ज़रूरत क्यों है। एक बार जेफरसन और मेडिसन इसी पर चाय के ऊपर बहस कर रहे थे, दोनों चाय पी रहे थे और मेडिसन ने जेफरसन से पूछा कि सीनेट की ज़रूरत क्यों है। तो जेफरसन ने मेडिसन से पूछा, आप चाय को प्याले में क्यों डालते हैं, वाई डू यू पुट योर टी इनटू सॉसर। तो मेडिसन ने जवाब दिया, टू कूल इट, इसको ठंडा करने के लिए। तो जेफरसन ने कहा कि सिमिलरली अ बिल ऑल्सो नीड्स टू बी कूल्ड बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। किसी विधेयक को भी ठंडा कर उस पर विचार करने की ज़रूरत है, इसके पहले कि वो कानून की शक्ल अख्तियार करे। तो इस तरह से वहाँ भी बना। तो हम देखते हैं हर देश में ये बहस होती रही है। भारत में शुरू से 2 सदनों का प्रस्ताव रहा और जब कानून जब भी बने तो यही प्रावधान भी किया गया। और पहली बार हम देखते हैं कि इसका बीज मिलता है 1895 का जो संविधान अधिनियम है, 1895 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ इंडिया, उसमें भी 2 सदनों की बात है। उसके बाद 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम बना उसमें भी यही बात है और 1921 में वो साकार हुआ। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में पेश की गई थी उसमें भी स्वराज संविधान का एक प्रारूप रखा गया और उसमें भी 2 सदनों की बात थी। चर्चा होती रही और जब संविधान बना तो 2 सदनों का प्रावधान किया गया। इसीलिए जो पहला सत्र हुआ राज्यसभा का 13 मई 1952 को, तो सभापति जो सदन के थे, और आपको पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, तो पहले सभापति और उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यही सवाल उठाया कि लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार बनाने और गिराने में राज्यसभा की भूमिका नहीं है तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है। तो ये स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि ये सदन जो है ये केवल विधान बनाने के लिए नहीं है बल्कि विचार करने के लिए भी है। इट इज़ नॉट ओनली लेजिस्लेटिव बट ऑल्सो डेलिबरेटिव बॉडी। और हमको विचार और बहस का स्तर ऐसा रखना चाहिए कि आगे किसी को ये संशय या संदेह नहीं हो कि इसकी भूमिका क्या होगी। आपको पता है कि सरकार जो है वो लोकसभा में बहुमत के आधार पर चलती है, ऐसा ही संविधान में प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 75 में है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। लेकिन 75(2) में कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी, यानी लोकसभा में बहुमत होगा तो सरकार चलेगी। तो हमने प्रावधान किया और कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें राज्यसभा की बड़ी अहम भूमिका है सिवाय सरकार को बनाने और गिनाने के। मनी बिल में ज़रूर ये बात है कि मनी बिल या फाइनेंस बिल जो है वो केवल लोकसभा में ही पेश होता है। हालांकि अमेरिका में जो सीनेट है उसको मनी बिल के ऊपर भी काफ़ी अधिकार दिए गए हैं, केवल उसका नाम नहीं बदल सकता है लेकिन उसको वीटो भी करने का अधिकार सीनेट को है, लेकिन अपने यहाँ नहीं है।
यहाँ माना जाता है कि ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, यानी ये राज्यों की सभा है, जैसा कि नाम ही है राज्यसभा। लेकिन ये मानना गलत होगा कि जो प्रिंसेस ऑफ चैम्बर नरेंद्र मंडल बनाया गया था 1920 में, उसी का विकास राज्यसभा के रूप में हुआ, ये बात नहीं है। 1920 में जो रजवाड़े थे उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए 120 सदस्यों की एक सभा बनाई गई थी नरेंद्र मंडल, और उसमें उनकी बात सुनी जाती थी। जो राजे थे, महाराजे थे, वो अपनी बात रखते थे, लेकिन उससे इसका कोई संबंध नहीं। इसलिए ये गलतफहमी कई बार होती है। ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। मेडिसन ने शुरू में सवाल ज़रूर किया था कि सीनेट की ज़रूरत है या नहीं, लेकिन बाद उन्होंने भी कहा था कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज़ अ नेशनल बॉडी एंड सेनेट इज़ अ फेडरल बॉडी। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि लोकसभा जो है एक राष्ट्रीय संस्था है, और ये राज्यसभा जो है वो एक संघीय सभा है, जहां राज्यों की ज़रूरतों पे चर्चा करते हैं। और कई ऐसे संविधान में प्रावधान हैं कि कुछ काम जो राज्यों के हैं, जैसे अनुच्छेद 249, उसमें राज्य की जो सूची है, 7वीं अनुसूची संविधान की, जो विषय है राज्य के लिए, जिन पर राज्य को कानून बनाना है, उस पर राज्यसभा भी कानून बना सकती है 1 साल के लिए, और उसको फिर पढ़ाया भी जा सकता है। तो ऐसे कई प्रावधान हम देखते हैं जिसमें राज्यसभा की ज़रूरत है, और अब तो इसको एक जो है सो बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया है। दूसरी बात राज्यसभा के बारे में ये कही जाती है कि ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता है, और अगर इसको ख़त्म करना है तो राज्यसभा की अपनी सहमति होनी चाहिए। उसको कहते हैं इट हैज़ टू साइन इट्स ओन डेथ वारंट। 3 बार राज्यसभा को ख़त्म करने की भी कोशिश की गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब लोकसभा और राज्यसभा के मत अलग अलग होते हैं तो उसमें संयुक्त सत्र करके भी कानून बनाए गए हैं। 3 ऐसे उदाहरण हैं। पहली बार 1959 में डाउरी प्रोहिबिशन बिल आया था, और उसके लिए संयुक्त सत्र हुआ था। उसके बाद जो है सो 1977 में बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल आया, और उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में आया। तो 3 बार ऐसे मौके आए जब संयुक्त सत्र के द्वारा कानून बनाया गया। लेकिन यहाँ साफ करने की ज़रूरत है कि संविधान संशोधन विधेयक अगर होगा तो उसके लिए कोई संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है, यानी दोनों सदनों को अलग अलग ही पास करना पड़ेगा 2/3 बहुमत से। और 2 बार ऐसे मौके आए हैं जब राज्यसभा ने विधेयक को खारिज किया है। पहला मौका था 1970 में जब प्रीपेपर्स एवोल्यूशन बिल आया, और वो 1 मत से गिर गया, क्योंकि 2/3 बहुमत होना चाहिए था। 149 मत मिले थे उसके पक्ष में और 75 मत विरोध में, तो 1 मत से विधेयक गिर गया था। तो ऐसा मैं कह रहा हूँ कि 2 बार आए, और एक बार पंचायती राज विधेयक जब राजीव गांधी ने जो है पेश किया था उनकी सरकार ने, वो भी गिर गया था। लेकिन इसके अलावा और कभी इस तरह की बात नहीं हुई। अभी जो है राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य भी होते हैं, और वो माना जाता है, बल्कि ऐसा विचार था शुरू में कि विभिन्न क्षेत्रों के जो विद्वान हैं, चाहे वो बड़े साहित्यकार हों, विधि विशेषज्ञ हों, वैज्ञानिक हों, कलाकार हों, जो सीधा राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, उनको राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित कर उच्च सदन में लाया जाएगा। लेकिन अब चरित्र बदलता जा रहा है। अब ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे सक्रिय राजनेता जो लोकसभा का चुनाव हार गए, फिर राज्यसभा में भी किसी राज्य से उनको निर्वाचित नहीं किया जा सकता है, तो उनको नामांकित कर सदन में लाया जा रहा है। ये उसकी मूल भावना के विरुद्ध है। एक बार ऐसा भी हुआ कि नूरुल हसन, जो कि एक नामजद सांसद थे, नॉमिनेटेड MP, उनको इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार में मंत्री बनाना चाहा था, लेकिन उस समय PN हक्सर जो उनके प्रधान सचिव थे, उन्होंने सलाह दी कि ऐसा करना बहुत गलत होगा, क्योंकि जो नॉमिनेटेड MP होते हैं उनका कोई लोकतांत्रिक आधार नहीं होता है, वो नामांकन से होते हैं। अगर आप बनाना ही चाहते हैं तो उनको किसी जगह से आप निर्वाचित कराइए, और यही हुआ। नूरुल हसन को बाद में निर्वाचन के द्वारा राज्यसभा लाया गया, और फिर वो मंत्री बनाए गए। तो आज जो हम देखते हैं, कहा जाता था कि राज्यसभा जो है वो विचार और बहस को इस ऊंचाई पे ले जाएगा जो कभी उसके ऊपर कोई संशय नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क राज्यसभा और लोकसभा के चरित्र में नहीं रह गया है। उसी तरह के हल्ले हंगामे जो हैं सो राज्यसभा में भी हो रहे हैं। और एक दूसरी बात भी जो विचार करने की है वो ये है कि जो 95वां
संविधान संशोधन है जिसकी चर्चा मैंने इसके पहले भी की थी, 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और जिसके बाद ये प्रावधान ही खत्म कर दिया गया कि किसी राज्य का नागरिक ही उस राज्य से राज्यसभा जा सकता है। उसके बाद इसके संघीय चरित्र पर भी सवाल उठ रहे हैं, उस समय भी उठे थे और कुलदीप नैयर ने उच्चतम न्यायालय में इसको चुनौती भी दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया कि नहीं, संसद ने जो कानून बनाया उसमें असंवैधानिक कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो पहले होता था वो और भी बढ़ गया कि लोग किसी भी राज्य से राज्यसभा में चले जाते हैं, और संयोग से इस विधेयक को सभी दलों का समर्थन मिला था, एक को छोड़ करके, क्योंकि हर दल के बड़े नेता चाहते थे कि उनको छूट मिल जाए कि वो जिस राज्य में उनके विधायकों की संख्या इतनी हो कि उनका निर्वाचन हो सके तो राज्यसभा में जा सके। इसलिए उसमें हर पार्टी ने समर्थन कर दिया है। केवल एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने संसद में उस संशोधन का विरोध किया था। लेकिन विडंबना ये है कि जब ये कानून बन गया तो उसी पार्टी ने सीताराम येचुरी और वृंदा करात को भी पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में भेज दिया। तो आज अगर हम पूरे राज्यसभा के चरित्र पर बात करें तो ये सवाल उठता है कि लोकसभा से इसका चरित्र किस प्रकार भिन्न है, और उसी तरह से हल्ले हंगामे हो रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप पसंद भी कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।